रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू मेथी पराठे वाली। राधा बहू, राजू चला गया क्या? जी हाँ माँ जी, वो तो सुबह ही चले गए। क्या बात है बहू, सुबह सवेरे ही बाजार चली गई थी क्या? नहीं माँ जी, वो नोनू और सोनी का मेथी के पराठे खाने का मन था तो रात में बाजार गई थी और मेथी सस्ती मिल गई तो पराठे बनाने के लिए 2 पुक्के खरीद ले आई। आप भी पूजा कर लीजिए माँ जी, तब तक मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ। ये कहकर राधा आटे में मेथी, अजवाइन, नमक, मिर्च डालकर उसे गूंथ लेती है और फिर चूल्हे पर मेथी का पराठा बना लेती है। तभी नोनू और सोनी वहां आते हैं। अरे आ गए मेरे दोनों बच्चे। हाँ माँ, मैं और नोनू हाथ मुंह धोकर आ गए। अब जल्दी से हमें अपने हाथों के बने मेथी के पराठे खिला दो। राधा प्लेट में मेथी के पराठे डालकर अपने दोनों बच्चों को परोसती है। वह खुश होकर पराठे खाने लगते हैं। तभी राजू जख्मी हालत में घर आता है और उसके शरीर में जगह जगह काफी चोट लगी हुई थी। ये देखकर राधा पराठे बनाना छोड़कर चूल्हा बुझा देती है। हे भगवान, आपका तो कितना ज्यादा खून बह रहा है। अजी क्या हुआ है? माँ जी जल्दी आइए। क्या हुआ राधा बहू? माँ जी देखिए ना, इन्हें कितनी चोट आई है। राजू ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं माँ, मैं तो चुपचाप से अपनी रेडी लेके जा रहा था, एकदम से चक्कर आ गया और मेरी रेडी गलती से एक सेठ की गाड़ी से टकरा गई। उसने मेरी रेडी पर लते हुए सारे मार्बल पत्थर तोड़ डाले और मुझे मारा भी। फिर मार्केट गया तो उन्होंने मेरा रिक्शा छीन लिया और मुझे पत्थर मार्केट में आने से बिल्कुल मना कर दिया। इतना कहते कहते राजू गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी चोट लगी थी। दोनों सास बहू उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी गोमती भराए मन से रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा राजू ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए माता जी, इनके पैर की हड्डी टूट गई है, जिसे पूरी तरह से जुड़ने में 6 महीने लगेंगे। ये कुछ दवाइयां हैं, इन्हें देते रहिए। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। इस हादसे के बाद दोनों सास बहू के सामने अब ये परेशानी खड़ी हो जाती है कि इतने दिनों तक दाना पानी कैसे चलेगा। पता नहीं ऊपर वाले और कितने बुरे दिन दिखाएगा। अरे इस गरीबी में चैन से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाते हुए भी उससे देखा नहीं गया। माँ, दादी माँ क्यों रो रही हैं? क्योंकि पिताजी को बहुत चोट लगी है नोनू। अब पिताजी कमाने नहीं जा पाएंगे। ओह वो सोनी दीदी, तो क्या हुआ? माँ कितने टेस्टी मेथी के पराठे बनाती है। माँ, आप मेथी के पराठे बनाओगी तो आपके पराठे खूब बिकेंगे। 5 साल का मासूम नोनू अपनी बातों से राधा को कमाई का रास्ता दिखा देता है। माँ जी, नोनू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे मेथी के पराठे बनाने आते हैं, क्यों ना मैं मेथी के पराठे बनाकर बेचूं। ठीक है, तो फिर मैं भी तेरी मदद करूंगी। फिर दोनों गरीब सास बहू सब्जी मंडी आती हैं। तभी एक व्यापारी के पास ढेर सारी मेथी की गड्डी रखी देखकर वह गरीब बहू वहां आती है। जरा सुनिए भाई साहब, ये मेथी कैसे दिए? अरे ये तो छांट माट की मेथी है, 50 रुपए दे दो और पूरी बोरी ले जाओ। राधा मेथी खरीद कर ले आती है और पराठे बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर देती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मेथी के ताजे पत्तों को तोड़ लेती हैं और फिर वो गरीब बहू आटा गूंथ कर चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर फुटपाथ के किनारे खड़ी हो जाती है। आइए आइए और खाइए गर्मा गर्म स्वादिष्ट मेथी के पराठे। तभी एक पुलिस वाला आकर बेचारी उस गरीब बहू को भगा देता है। हे भगवान, मेरे पास तो कोई भी जगह नहीं है जहां मैं अपने मेथी के पराठे बेच सकूं। आधा दिन निकल गया, ऐसे तो मेरे मेथी के पराठे बिक ही नहीं पाएंगे। मैंने कितनी मेहनत से ये मेथी के पराठे बनाए हैं। तभी उसे रोड पर रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, जो कि लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है। वह जल्दी से भरी गर्मी में पसीने से भीगी हुई अपने मेथी के पराठे का ठेला लेकर रेलवे स्टेशन पर आकर लोगों को आवाज लगाने लगती है, आइए आइए और खाइए गर्मा गर्म मेथी के स्वादिष्ट खस्ता पराठे। आइए आइए और खाइए 15 रुपए में 2 स्वादिष्ट मेथी के पराठे। तभी रेलवे स्टेशन की सीट पर बैठा आदित्य नाम का एक लड़का वहां आता है। सुनिए बहन जी, जरा जल्दी से 2 मेथी के पराठे दे दीजिए। जी अभी देती हूँ भाई साहब।
फिर वह गरीब बहू जल्दी से 2 गर्मा गर्म मेथी के पराठे प्लेट में लगाकर उस गरीब को खाने को देती है, जिसे खाकर ग्राहक तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह, ये मेथी के पराठे तो सचमुच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम पैसा वसूल मेथी के पराठे बनाए हैं आपने बहन जी। बस अगर इन पराठों के साथ अचार मिल जाए तो मजा 2 गुना हो जाए। ये लीजिए पैसे। इस तरह से रेलवे स्टेशन पर खड़े लोग एक के बाद एक उस गरीब बहू के बनाए मेथी के पराठे खाने के लिए आते हैं और शाम तक राधा के सारे मेथी के पराठे बिक जाते हैं, जिसे देखकर वह खुशी से कहती है, भगवान की दया से मुझ गरीब बहू के बनाए सारे के सारे मेथी के पराठे बिक गए। फिर राधा ठेला लेकर रेलवे स्टेशन से घर आ जाती है। देखो दादी माँ के बनाए सारे के सारे मेथी के पराठे बिक गए। वह तो बिकना ही था ना सोनी दीदी, माँ इतने स्वादिष्ट मेथी के पराठे जो बनाती है। माँ जी, कल से हमें और भी ज्यादा मेथी के पराठे बनाने होंगे। वैसे माँ जी, मैं सोच रही हूँ अगर मैं अपने मेथी के पराठों के साथ अचार भी रखूं तो इससे मेरी बिक्री बढ़ेगी। ठीक है राधा बहू, फिर तू कल वो जो मैंने एक बरनी अचार डाल रखी है उसे ले जाना। फिर मैं कल ही नींबू, गाजर, आम, मिर्च का खट्टा मीठा अचार डाल दूंगी। वो ग्राहकों को मेथी के पराठे के साथ बहुत भाएगा। शुक्रिया माँ जी, मेरा इतना साथ देने के लिए। शुक्रिया कहकर अपनी सास को शर्मिंदा मत कर बहू। मैं तो तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मगर मैंने तुझे दुख के सिवा दिया ही क्या। आज इस दुख भरे वक्त में मेरे घर की लक्ष्मी घर चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो मैं साथ भी ना दूंगी। अगले दिन राधा तड़के सुबह उठकर ही सब्जी मंडी जाकर मेथी खरीद लाती है और मेहनत से भरी गर्मी में भी मिट्टी का चूल्हा फूंक कर पराठे बना लेती है। वहीं उसके दोनों बच्चे भी अपनी माँ की मदद करते हुए ठेले पर पराठे और अचार की बरनी ले जाकर रख देते हैं। देखो माँ, हमने ठेला तैयार कर दिया, अब तुम जल्दी से जा सकती हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलते हुए वह गरीब बहू अपने दोनों बच्चों के सर पर प्यार भरा हाथ फेर कर मेथी के पराठों से भरा ठेला लेकर रेलवे स्टेशन पर आकर लोगों को आवाज लगाने लगती है, आइए आइए और खाइए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खस्ता मेथी के पराठे खट्टे मीठे अचार के साथ में सिर्फ 15 रुपए में 2 मेथी के स्वादिष्ट ताजे गर्म पराठे। उस गरीब मेथी पराठे वाली बहू के बुलाने के अंदाज को सुनकर रेलवे स्टेशन पर खड़े लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं, जिसमें से ललिता और रमेश नाम का एक शादीशुदा जोड़ा भी होता है। क्या बात है, इन मेथी के पराठे से खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है बहन जी। जरा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म मेथी के पराठे लगा दीजिए। और बहन जी, मेरी थाली में जरा अचार ज्यादा डालना। जी अच्छा बहन जी, बस अभी देती हूँ। ये कहकर राधा जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म मेथी के पराठे अचार के साथ परोसकर उन दोनों ग्राहकों को खाने को देती है, जिसे खाकर वो खुश होकर उस गरीब बहू की खूब तारीफ करते हैं। बहन जी, सच में आपने बहुत ही बढ़िया मेथी के पराठे बनाए हैं। सुबह सुबह इतनी खस्ता स्वादिष्ट मेथी के पराठे खाकर मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ बहन जी, आपके ये मेथी के पराठे एकदम पैसा वसूल है। इसमें घर जैसा स्वाद है और सस्ता भी, वरना तो आजकल रेलवे स्टेशन पर कहाँ स्वाद वाला खाना मिलता है। जी शुक्रिया भाई साहब। पराठे खाकर वो दोनों उस गरीब बहू को पैसे देकर चले जाते हैं। अगर मेरे मेथी पराठों का व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं अपने घर की गरीबी भरे हालात ठीक कर दूंगी। यही सपना देखते हुए राधा रोज ऐसे ही मेहनत से ढेर सारे मेथी के पराठे बनाकर सुबह सुबह ही उसे बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली आती। जो कोई भी उसके बनाए पराठे खाता वो मेथी के पराठे लोगों के मुंह से नहीं छूटते। ऐसे ही महीने बीतते गए और राधा की कमाई बढ़ती गई। अब तो हर रोज रेलवे स्टेशन पर उस गरीब बहू के हाथों के मेथी के पराठे खाने के लिए लोगों की भीड़ उसके ठेले के चारों तरफ लगी रहती, जिसमें अब राधा की सास गोमती भी उसके साथ रोज रेलवे स्टेशन आती और दोनों मिलकर मेथी के पराठे का व्यापार चलाते। वहीं थोड़े दिनों में राजू भी एकदम ठीक हो जाता है और वह अपनी मेहनत से कमाए पैसे से राधा अपने परिवार के रहने के लिए एक प्यारा सा घर खरीद लेती है, जहां वह खुशी से एक साथ रहते हैं। श्रुति बेटा, तू यहाँ बैठी हुई है। मुझे तो लगा तू अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने के लिए गई होगी। माँ, मेरी कोई भी सहेली नहीं है। मेरे इन लंबे हाथों की वजह से हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है और हर कोई मुझसे दूर भाग जाता है। अगर मेरे लंबे हाथ हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो घर से बाहर जाने के लिए भी डर लगता है। श्रुति बेटा,
इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया होता है। अगर किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कोई कमी भी होती है, लेकिन उस कमी को तुम्हें अपनी ताकत कैसे बनाना है वो तुम जानती हो। श्रुति के हाथ नॉर्मल हाथों से कई ज्यादा लंबे होते हैं। श्रुति के लंबे हाथों की वजह से अक्सर हर कोई श्रुति का मजाक उड़ाया करता था, जिससे श्रुति अपने आप को हमेशा लोगों से दूर रखा करती थी। लेकिन श्रुति की माँ हमेशा श्रुति का हौसला बढ़ाती थी और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन, क्या हुआ माँ, आप दोपहर में सो रही हो? आज तक मैंने कभी भी आपको दोपहर में सोता हुआ नहीं देखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, बदन तप रहा है मेरा और सर में भी काफी दर्द हो रहा है। माँ आप रुको, मैं आपके लिए जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। श्रुति जल्दी से जाती है और मेडिकल में अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर लौटती है कि तभी रास्ते में जो भी कोई श्रुति के लंबे हाथों को देखता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। देखो देखो तो, लंबी हाथ वाली चुड़ैल जा रही है। धीरे बोल प्रिया, क्या पता वो चुड़ैल अपने लंबे हाथों से कहीं हमारी गर्दन ही न दबा दे। ना जाने कैसे लोग पैदा हो जाते हैं। ये सब सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। श्रुति काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं अम्मा, मेरी किस्मत में तो बस रोना ही लिखा है। मेरे इन लंबे हाथों की वजह से हर कोई मुझे चुड़ैल और डायन कहकर पुकारता है। इन लंबे हाथों के साथ जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तेरे ये लंबे हाथ तेरे लिए एक वरदान के रूप में साबित होंगे। मेरे ये लंबे हाथ मेरे लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। नहीं, ऐसा नहीं है बिटिया। वो बूढ़ी औरत इतना कह ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर श्रुति काफी डर जाती है। ये क्या, तुम तो परी के रूप में बदल गई। तुम कौन हो? कहीं तुम कोई छलावा तो नहीं हो? श्रुति, तुम मुझसे मत डरो। मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मैं एक परी ही हूँ। तुम्हें अपने लंबे हाथों से अब और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम जब भी उस मंत्र को बोलकर अपने लंबे हाथों से किसी भी चीज को छुओगी तो वो चीज सोने की बन जाएगी। तुम्हें बस ये मंत्र बोलना है। दृष्टु मधुराम स्वर्ण परिवर्तित स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही तुम्हारे हाथ की छुई हुई हर चीज सोने की बन जाएगी और तुम्हारे ये लंबे हाथ एक अभिशाप के रूप से बदलकर वरदान के रूप में बदल जाएंगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। श्रुति घर आती है और अपनी माँ को दवाई देती है, जिसके बाद श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और उस परी की कही हुई बातों को ही सोचती है। क्या वो परी सही कह रही थी? क्या मेरे हाथ से छुई हुई हर एक चीज सोने में बदल जाएगी? इतना कहकर श्रुति जैसे ही परी का बताया हुआ मंत्र बोलकर अपने लंबे हाथों से अपने कमरे में रखी कुर्सी को छूती है तो वो कुर्सी फौरन ही सोने में बदल जाती है। ये तो सच में सोने में बदल गई। इसका मतलब वो परी ठीक कह रही थी। ये सब देख श्रुति बहुत खुश होती है और इस बारे में जाकर अपनी माँ को बताती है। अब श्रुति जब भी वो मंत्र बोलकर किसी भी चीज को छूती तो वो चीज सोने की चीज में बदल जाती है, जिससे अब श्रुति की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर चुकी थी। कुछ ही महीनों में श्रुति के भाई आलोक की एक आंचल नाम की लड़की से शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों में आलोक भैया की शादी होने वाली है। हर कोई सुहागरात की सेज को फूलों से सजाता है, लेकिन मैं अपनी भाभी और भैया की सुहागरात की सेज को सोने से सजाऊंगी। 2 दिन बाद आलोक और आंचल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही आंचल अपने ससुराल आती है तो वो अपनी ननद के लंबे हाथ देखकर उसका काफी मजाक उड़ाती है। अरे मेरी प्यारी ननद जी, तुम्हारे हाथ तो कानून के हाथों से भी ज्यादा लंबे हैं। तुम एक जगह बैठे बैठे ही अपने सारे काम कर लेती होगी, लेकिन तुम्हारे लंबे हाथों को देखकर मुझे तुमसे डर लग रहा है। माँ जी, कहीं आपने श्रुति के पैदा होने के समय कोई चुड़ैल या डायन की पिक्चर तो नहीं देखी थी, जिसके चलते श्रुति के इतने लंबे हाथ हैं? क्या पता उस भूतिया फिल्म का असर श्रुति पर हो गया हो। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो श्रुति से? श्रुति तुम्हारी नंद है और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? मैं तो बस मजाक ही कर रही थी।
अब क्या भाभी अपनी ननद से इतना मजाक भी नहीं कर सकती? कोई बात नहीं भैया, भाभी तो सिर्फ मजाक ही कर रही थी, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। श्रुति को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जब आंचल और आलोक अपने कमरे में जाते हैं तो आंचल जैसे ही अपने सोने की सुहागरात की सेज को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो इस बारे में आलोक से पूछती है। आलोक उसे सारी चीज बता देता है। ये तो काफी अच्छा है, हमारे घर में तो सच में धन की लक्ष्मी है। वो तो है। अगले दिन होते ही आंचल श्रुति के पास जाती है और उससे ये सारी चीज पूछती है। हाँ भाभी, ये सच है। श्रुति, फिर तो तुम हर एक चीज को सोने की बना सकती हो। एक काम करो, तुम इस तकिया को सोने का तकिया बना दो। ठीक है भाभी। दृष्टम मधुराम स्वर्ण परिवर्तित स्वाहा। इतना बोलकर श्रुति जैसे ही उस तकिए को छूती है तो वो तकिया सोने में बदल जाता है। ये सब देखकर आंचल के मन में लालच आ जाता है और वो इस चीज का काफी फायदा उठाती है। आंचल अक्सर कोई भी सामान उठाकर लाती है और अपनी ननद को उसे छूने के लिए कहती है। जैसे ही श्रुति मंत्र पढ़कर उस चीज को छूती है तो वो सोने की बन जाती है। श्रुति को नजर आने लग गया था कि अब उसकी भाभी के मन में लालच जाग उठा है, जिसके चलते वो अपनी भाभी को समझाती है। भाभी, ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है। आप लालच में आकर हर एक चीज को सोने की चीज बना रही हो। अब तू मुझे सिखाएगी क्या सही है क्या गलत है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं जितना कहूँ चुपचाप से उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाभी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना बोलकर श्रुति जा ही रही होती है कि तभी आंचल गुस्से में उसके बाल पकड़ लेती है और इसी के चलते श्रुति गलती से अपनी भाभी को छू देती है और देखते ही देखते आंचल का एक हाथ सोने का बन जाता है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। श्रुति, मेरा हाथ तो सोने का बन गया, प्लीज इस हाथ को ठीक करो, मैं सोने के हाथ से साथ नहीं रह पाऊंगी। भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लालच बुरी बला है, मैं नहीं जानती कि ये ठीक कैसे होगा। श्रुति की बात सुनकर आंचल काफी देर तक रोती है कि तभी वहां अचानक वही परी आ जाती है, जिसे देखकर श्रुति कहती है, परी आप यहाँ अच्छा हुआ आ गई। देखिए ना, मेरी भाभी का हाथ सोने का बन गया है, प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। हाँ परी, प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। काश ये बात तुम पहले समझ जाती, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ पहले की तरह कर देती हूँ। लेकिन आइंदा कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच सच में बुरी बला होती है। इतना कहकर वो परी आंचल के हाथ को पहले की तरह ठीक कर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब आंचल सुधर जाती है और लालच करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है।